बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। इसको हम यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर भी मनाते हैं। इस दिन दुश्मन ने पाकिस्तानी फ़ौज को ललकारा और मुंह की खाई। उस वक्त पाकिस्तानियों के क्या जज्बात थे, हमारी पाक फ़ौज के क्या जज्बात थे, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर मसूदुर रहमान कियानी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया जी। अच्छा सर, ये बताइए, 6 सितंबर आपका तो सब कुछ आंखों देखा हाल है, आपके सामने अभी भी वही सारी तारीख रोज़ रोशन की तरह सामने आपके होगी। क्या जज्बात थे उस वक्त आपके, थोड़ा सा हमें आप बताएं उस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। चिश्ती साहब, 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अहम दिन है। जैसे कि आपने कहा कि उस दिन हमें दुश्मन ने ललकारा और उस ललकार का जवाब खूब हमने दिया। ये कौम के बने हुए अभी चंद साल ही हुए थे कि ये हालात पेश आए। ये हालात कैसे पेश आए वो एक दूसरी कहानी है कि भुट्टो साहब ने और उस वक़्त के सेक्रेटरी ख़ारजा ने अयूब ख़ान को यकीन दिलाया कि अगर हम एक एक्शन करते हैं आज़ाद के इस कश्मीर में, उसको आज़ाद कराने के लिए, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हिंदुस्तान कोई रिएक्शन नहीं करेगा। उन्होंने मान लिया तो इजाज़त दे दी। जब वो मुहिम शुरू हुई तो वो तो हिंदुस्तान की गर्दन पे हाथ रखने के बराबर थी। कामयाब हुई या नहीं हुई वो एक और किस्सा है, लेकिन जब हिंदुस्तान की गर्दन पे हाथ रखा तो उसने नीचे से वार किया पाकिस्तान के ऊपर और यूं उसने पूरे पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे बैक-वक्त हमला कर दिया। मैं समझता हूँ और शायद तारीख़ भी यही कहती है कि हमारी कौम भी और फ़ौज भी शायद इतनी तैयार नहीं थी उस हमले को बर्दाश्त करने के लिए। तो ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल थी, लेकिन इस सूरत हाल में जैसे हमारी कौम ने उसका जवाब दिया और खड़े हुए और जिस तरह लाहौर को भी नहीं पूरे पाकिस्तान को डिफ़ेंड किया, वो एक बहादुरी की और उलुल अज़्मी की लाजवाल दास्तान है। मैं उस वक़्त तकरीबन 7 दिन हुए डॉक्टर बन के हाउस जॉब शुरू की थी मैंने मेयो अस्पताल में, ईस्ट सर्जिकल वार्ड में। तो प्रोफेसर सरदाली शेख मरहूम मगफूर मेरे उस्ताद थे, तो मैं उनको ऑपरेशन असिस्ट करा रहा था। तो उसी दौरान 2 ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए लाहौर की फ़िज़ाओं में। हम ऑपरेशन कर रहे थे, तशवीश तो हुई लेकिन ऑपरेशन में मगन रहे क्योंकि मरीज़ बेहोश था, उसकी जान भी बचानी थी। इसी दौरान रजिस्ट्रार साहब बाहर से तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि लाहौर पे हमला हो गया है हिंदुस्तान का और 2 बम लाहौर पे गिराए गए हैं। खैर बाद में पता ये चला कि वो अपने ही जहाज़ों की लाहौर के ऊपर परवाज़ के दौरान साउंड बैरियर क्रॉस करने के धमाके थे। बहरहाल हमने वो ऑपरेशन मुकम्मल किया, बाकी ऑपरेशन पोस्टपोन कर लिए गए और उसके बाद में अस्पताल में जंगी तैयारियां शुरू हुई अज़ ख़ुद। इमरजेंसी जिसे कहते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी, सारे डॉक्टरों को बुला लिया गया, प्रोफेसरों की एडमिनिस्ट्रेटरों का एक मीटिंग हुई, तो बेसमेंट खाली करा ली गई, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी वार्ड बनाए गए और सारे जो मरीज़ नॉन इलेक्टिव ये चल फिर सकते थे, जो सीरियस नहीं थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया ताकि अस्पताल खुदा न खास्ता ऐसी हालात आ जाएं कि जंगी ज़ख्मी इतने आ जाएं तो उनके लिए खाली हो जाए। ये वक़्त मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे मैं अस्पताल की हम देख रहे थे कि मैं अस्पताल के बाहर सड़कें टांगों
और टैक्सियों से भरी हुई थी। ये सब लोग जिस मरीज़ों को हम डिस्चार्ज कर रहे थे उनको घर पहुंचाने के लिए अज़ ख़ुद पहुंचाए थे और उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया उन लोगों से और फ्री ऑफ कास्ट उनके घर पहुंचाने को। और दूसरी तरफ साथ ही जो ब्लड बैंक था उसके आगे लाइनें लगी हुई थी कि लोग अज़ ख़ुद खून देने के लिए आए थे कि शायद खून की ज़रूरत हो तो हम पहले से अस्पताल में खून जमा करवा दें। ये लाहौरियों के जज्बे की एक झलक इसमें आपको नज़र आएगी। सर उसी वक्त से कहा जाता है ना जिंदा दिलाने लाहौर के वो बॉर्डर पे भी पहुंच गए थे और अभी पाकिस्तान की आज़ादी को इतना वक्त भी नहीं गुजरा था, हिंदुस्तान ने ये हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जज्बा ईमानी के तहत सीसा पिलाई दीवार की तरह उस फ़ौज का मुकाबला किया और उनको नाकों चने चबवाए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो एक मुहावरा मशहूर है ना लाहौर के लिए कि लाहौर लाहौर है, ये उसकी एक झलक थी। दूसरी जो बात ख़ास हमने देखी लाहौर में, बाटापुर एक कस्बा है लाहौर से ईस्ट की तरफ BRB के किनारे पे। बाटापुर फैक्ट्री जो है बाटा शू कंपनी उन्होंने बनाया हुआ तो वहाँ से कई लोग लाहौर आया करते थे, लाहौर से कई लोग जाया करते थे। 2 ओमनी बसें खड़ी थी वहाँ पे उसी दिन सुबह, वो लोगों को लाती थी और मुसाफिरों से भरी हुई थी। उन दोनों बसों पे इंडिया के हवाई जहाज़ों ने स्ट्रैफिंग की और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही ड्राइवर या उसके साथ के किसी और ड्राइवर ने न आओ देखा न ताओ, दोनों बसों को उसी तरह चलाते हुए सीधा मैं अस्पताल की इमरजेंसी के आगे ला के खड़ा कर दिया। उन बसों के छत छलनी हुए थे गोलियों से और अंदर ज़ख्मी भी और शुहदा भी अंदर ही पड़े थे। तो ये पहला खेप थी जो ज़ख्मियों की, सिविलियन ज़ख्मियों की मैं अस्पताल में आई और बड़ी खुश उसलूबी से मैं अस्पताल में, क्योंकि पहले से हम तैयार थे, तो उनको डील किया गया। उसके बाद की एक और मैं आपको बात बताऊं कि जज्बा क्या था। मेडिकल कॉलेज के हमारे तलबा उस वक़्त ये मशहूर हो गया, अफवाहें तो उड़ा करती हैं कि जी हिंदुस्तान ने लाहौर में कमांडोज़ गिरा दिए अपने मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो जिन लोगों के पास मोटरसाइकिलें थीं उन्होंने एक मोबाइल स्क्वाड बना दिया। तो वो 10-15 लड़के, उनको हम देखते थे कि कभी लाहौर की एक तरफ वो दनदनाते जाते थे कि वो फलां भाटी गेट के करीब भारतीय कमांडो, वहाँ से तो कुछ नहीं मिला, वही वो गड़ी शाहू में, तो उधर दौड़ते चले गए। निहत्थे करना क्या था उन्होंने उस मुकाबले में, लेकिन जज्बा था कि उनको जाके हम पकड़ें। और फिर हमने ये भी देखा 1-2 दिन के बाद कि बसंत के दौरान लाहौर में जैसे पतंगें उड़ती हैं और लाहौर के लोग छतों पे खड़े होकर बो काटा के शोर डालते हैं और तमाशा देखते हैं। लाहौर में के ऊपर जहाज़ों की जंग लड़ी गई थी, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जहाज़ों के दरमियान डॉग फाइट हुई थी। कभी वो जहाज़ ऊपर जाते थे, कभी अपने ऊपर जाते थे। लाहौरियों ने छतों पे खड़े होके उनका तमाशा देखा और खूब नारे लगाए। और वो डर के मतलब ये नहीं छुपे नहीं? नहीं छुपे नहीं, बाहर निकले। छतों के ऊपर खड़े होके वो आया जी, वो मारा जी, वो गिरा जी। ये जो जहाज़ गिरते हुए उन्होंने देखे और उन्होंने नारे मारे, ये था लाहौरियों का जज्बा। उसके बाद चंद दिनों के बाद ऐसे हुआ कि सियालकोट शहर में के अंदर एक बहुत बड़ा बम गिराया गया किले के करीब, और वो गुंजान आबाद इलाका था। उसके में बहुत लोग मारे गए, शहीद हुए, बहुत लोग ज़ख्मी हुए। और लाहौर सियालकोट का शहर क्योंकि बिल्कुल ही फ्रंट लाइन पे था, तो वो अक्सर जो लोग जा सकते थे उन्होंने वो चले गए और अक्सर लोग उन्होंने सियालकोट खाली कर लिया और
अस्पताल के अमला भी तकरीबन कुछ लोगों को छोड़ के सारा का सारा उन्होंने वो सियालकोट छोड़ दिया। तो उस वक़्त के सेक्रेटरी हेल्थ वेस्ट पाकिस्तान 1 यूनिट हुआ करता था अयूब ख़ान के ज़माने में, तो वो मेरे अस्पताल में आए तो उन्होंने एक मोबाइल मेडिकल टीम सर्जिकल टीम तश्कील दी, जिसमें हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इकबाल थे, मैं था, साथ हमारे सीनियर रजिस्ट्रार थे, 1-2 नर्सेज थीं ऑपरेशन थिएटर की, और कुछ नर्सिंग असिस्टेंट 3-4 थे, और 2 बड़ी गाड़ियाँ मिनी बसेस भरी हुई सामान की थी, मेडिकल का जो सामान था ऑपरेशन, ख़ासकर ऑपरेशन करने के दौरान का, क्योंकि ज़रूरत वहाँ पे अस्पताल में 40-50 ज़ख्मी पड़े हुए थे, उनकी इलाज करने की ज़रूरत थी, उनके ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो ये उन्होंने तश्कील दी और हमें बड़े इत्तेफाक से उन्होंने मेरे अस्पताल से रुखसत किया सियालकोट की तरफ। अब वो जो सफ़र था ना हमारा लाहौर से सियालकोट की तरफ गुजरांवाला के थ्रू, वो बड़ा यादगार सफ़र था। रास्ते में हमें रोका जाता, फूल निछावर किए जाते हमारे ऊपर, देगें पकी हुई हमें खाने खिलाए जाते, हमारे ऊपर फेंके जाते, ज़बरदस्ती हमें खाने पीने की अशिया दी जाती और खुश्क खुराक हमें दी जाती। तो उनको पता था कि ये महाज़ जंग की तरफ ये लोग जा रहे हैं, एम्बुलेंस से जा रही हैं, इनमें हमारे डॉक्टर होंगे जो लोगों की मदद करेंगे। सियालकोट जाते हुए कुछ फ़ौजी गाड़ियाँ जा रही थीं या कुछ टैंक जा रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ जा रही थीं। तो उधर से आते हुए बहुत सी हमने देखा कि कोई बैलगाड़ियों भरी हुई आ रही हैं, कोई रेड़े आ रहे हैं, कोई बसेस आ रही हैं, कई लोग पैदल आ रहे हैं सियालकोट को छोड़ के महफूज इलाकों में आने के लिए। तो ये वो हालात थे। जो हम सियालकोट के सिविल अस्पताल पहुँचे, वहाँ पे उन मरीज़ों का इलाज किया और फिर उनको वापस लाहौर भिजवाया गया इलाज करने के बाद। जब वो मरला ख़त्म हुआ तो अस्पताल ख़ाली हो गया, कोई वहाँ पे मरीज़ नहीं था। तो हमारा काम भी, जिस मिशन के लिए हम भेजे गए थे, वो ख़त्म हो चुका। तो अब सोचा कि चलो चलें वापस। लेकिन देखिए जज्बा देखिए, मैं उन दिनों शायद 22-23 साल का होगा और दूसरे भी लोग यंग थे। उन्होंने कहा जी नहीं, देखो शायद हमें यहाँ पे सियालकोट में ज़रूरत हो कहीं और, कभी मतलब हमला हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी देखें, जो लोग वापस जाना चाहते हैं, 1-2 लोगों ने कहा जी हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं तो हम जाते हैं। हमारी नर्सेज ने भी और डॉक्टर्स ने भी कहा कि हम जाते हैं CMH सियालकोट में, क्योंकि फ़ौजी अस्पताल है, वहाँ पे सारे फ़ौजी ज़ख्मी आते हैं, तो वहाँ पे शायद ज़रूरत हो हमें। तो हम सारे जाके सीधे फ़ौजी अस्पताल में पहुँच गए। वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर थे ब्रिगेडियर रिफ़त महमूद, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, फ़ौत हो चुके अब। तो उनके दफ्तर में चले गए। वो बहुत ही बहादुर और जरी आदमी थे और समझदार आदमी थे, खुश उसलूबी से पेश आए। तो सर के ऊपर उन्होंने पहना हुआ था लोहे का खोद, और हमें कहने लगे कि यार आपका जज्बा बहुत ही काबिल कदर है, आप सिविलियन लोग हैं, हमारा तो काम भी वही है, वर्दी पहने हुए हैं, आप आए हैं तो देख लो, ये चीज़ देख रहे हो जो मेरी मेज़ के ऊपर पड़ी है, एक बड़ा सा बम का टुकड़ा पड़ा हुआ था, फटा हुआ, आधा फटा हुआ। तो उन्होंने आपको डराने की कोशिश की कि देख लें, ये भी हो सकता है, ये देख लें। और फिर हमें सबको वो बिल्कुल दफ्तर के साथ बाहर ले गए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था कि यहाँ पे बम गिरा है, यहाँ पे बम गिरा है और ये हालात हैं यहाँ के, आप सिविलियन हैं, मैं आपको मजबूर नहीं करता कि हमें ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि कैजुअल्टीज़ बहुत आती हैं, तो आप हमारे काम के हैं, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि इन हालात में इधर रहना चाहते हैं हमारे पास, तो यह मोस्ट वेलकम।
तो हम सब ने कहा जी हम तो इधर रहना चाहते हैं। उन्होंने अल्लाह अकबर। ये है जज्बा। तो ये था जज्बा। तो हमें वहाँ ठहराया गया ऑफिसर वार्ड के एक कमरे में। तो फिर एक वार्ड हमारे हवाले किया गया। तो मरीज़ आते थे, उनका कुछ इलाज होता था, हम करते थे। और वहाँ मैंने एक जो पहला मरीज़ देखा जिसने हमारे सामने दम तोड़ा और उसके रूह परवाज़ कर गई, एक नौजवान था। उन्होंने स्ट्रेचर पे लाया, लेकिन उसकी कोई चीज़ सलामत नहीं थी, सिर्फ आँखें। और उसकी आँखों में इतनी वो चमक थी, उसके होंठों पे एक मुस्कुराहट थी। और उसी जज्बे के साथ वो वहीं पे अंदर ले जाने से पहले ही दम तोड़ गया। तो ये वो दिन थे और ये वो जज्बा था उस कौम का जिसके साथ हमने निभाई की। फिर बेशक बेशक हम कम थे, लेकिन फिर भी हमने उनको शिकस्त दी। बहुत बड़ी ये बात है। फिर वो जंग ख़त्म हुई तो क्योंकि काम काफ़ी और भी था, हम कुछ देर ठहरे और फिर हमें वहीं पे डायरेक्टर जनरल इसी दौरान, जंग के दौरान ही वहाँ पे गए। जनरल शौकत महमूद उस वक़्त ब्रिगेडियर हुआ करते थे और बाद में मेरे वो उस्ताद बने और उनसे मैंने बहुत कुछ सर्जरी सीखी। वो उन्होंने विज़िट किया और हम बड़े इम्प्रेस हुए उनकी पर्सनैलिटी से और उनकी शफ़क़त से। उन्होंने हमें कुछ गुर भी बताया कि जंगी मरीज़ों का इलाज किस तरीके से किया जाता है। और फिर एक दफ़ा जब थम चुकी लड़ाई सीज़ फायर के बाद, तो उस वक़्त के जो कमांडर थे फील्ड के, जो इंचार्ज थे सारे महाज के, वो जनरल तिका ख़ान थे। उनकी बहुत बहादुरी, उनकी एक हैबत ज़्यादा तस्वीर हमारे जहन में थी कि यार ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसने इस इलाके का दफ़ा किया है, तो वो बड़े खूंखार किस्म का उसका चेहरा होगा। लेकिन हमने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, जैसे आम लोग होते हैं, छोटी छोटी उसकी पतली पतली मूँछें, और वो आए हमसे बड़े पुरतबाक से मिले और हमें कहा कि यार आपने सिविलियन होते हुए हमारे लोगों की मदद की, हमारा शुक्रिया अदा किया। तो उस वक़्त हम अपनी रिहाइश गाह में मौजूद थे, काम नहीं था इतना। तो वो उन्होंने देखा कि यार ये आपने क्या किया हुआ है। हमारे जो बिस्तर थे, क्योंकि ऊंची ऊंची वो फौजी अस्पताल की चारपाइयाँ थीं, लोहे की, उसके ऊपर लोहे की चारपाइयाँ थीं, तो हमने अपने बिस्तर उनके नीचे फैलाए हुए थे। चारपाई के नीचे सोते थे, ऊपर नहीं सोते थे हम लोग। कहा ये आपने क्या किया। तो हम उसको साथ वाले कमरे में ले गए कि जी ये हमारे आने से पहले हमने ये देखा कि वहाँ पे छत के ऊपर बम गिरा और नीचे वो चारपाइयाँ वारपाइयाँ, उनके ऊपर ईंटें पड़ी थीं और चारपाई के नीचे ईंटें नहीं थी। तो हमने सोचा शायद खुदा न खास्ता ऐसे हालात पेश आए तो कुछ ईंटें तो हमें चारपाई बचा ले। तो कहता कमाल है यार, आप सिविलियन होते हुए आपने फ़ौजियों से अच्छी सोच अपनाई। तो ये वो हालात थे कि CMH सियालकोट। फिर हम पूरी की पूरी टीम वापस आ गए। मैं अस्पताल मैंने वो हाउस जॉब कंप्लीट की और फिर इवेंचुअली फ़ौज में आए। तो ये था वो जज्बा उन लोगों का जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। और मुझे वो तकरीर हमने जो सुनी थी उस वक़्त के सदर मुमलिकत की, अयूब ख़ान की, कि हिंदुस्तान को पता नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकार। तो वो उस ललकार का जवाब दिया और हमने अपने आप को यौम दफ़ा इसीलिए ही कहते हैं कि हमने अपने आप को बचाया। डॉक्टर साहब, इसी से प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उस वक्त लोगों का जो जज्बा था, आप तो मसरूफ़ हो गए अपनी फील्ड में, कोई मरीज़ों को देख रहे हैं, कुछ अपने ऑपरेशन वगैरह में, उसके बाद लोगों का क्या जज्बात थे? लोगों के जज्बात ऐसे थे कि बस न पूछिए, कि हम जाते हैं सरहद पे, हमें मौका मिलेगा, जो हमें ड्यूटी फ़ौज की तरफ से मिलेगी सीना तान के जाएंगे, सप्लाईज़ करेंगे, कुछ करेंगे, बंदूक दे देंगे, बंदूक इस्तेमाल करेंगे। कहते यही हैं कि लाहौर में फ़ौज की तैयारी नहीं थी इस हमले को बर्दाश्त करने के लिए। कुछ स्केलेटन जो आगे दफ़ा के लिए होता है वही था, और उन्होंने खूब अपने जज्बे से अपनी जान की बाजी हारी कई लोगों ने, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ देर के लिए रोका, और ताकि हमारी मेन फ़ौज तैयार होके वहाँ पे चली जाए। लोगों का जज्बा ये था कि कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी फ़ौज, उसके कुछ अफसर आगे जो एडवांस पार्टी स्काउट्स की होती है, वो शालीमार बाग तक पहुँचाए थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो फिल्म भी चला दी थी कि लाहौर के जिमखाना क्लब में उनके अफसर शराब पी रहे हैं जाके, तो वो तो इतना कॉन्फिडेंट थे। तो उनकी जीप जब शालीमार बाग में रात को पहुंची, तो वहाँ तो उन्होंने, कुछ सारे लोग सोए हुए हैं, कुछ भी नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। एक बाबा सोया हुआ था फुटपाथ पे शालीमार बाग की दीवार के साथ, उसको उन्होंने जगाया ठुड्डे मार के, बाबा जी फौजा कितने ने? उसने कहा जी अदर भी, हड़बड़ा के उठा बेचारा घबराया हुआ, कहता जी अदर भी फौजा, उधर भी फौजा, वो अगे भी फौजा, पीछे भी फौजा, इतने फौजा ही फौजा ने, हर तरफ फौज ही फौज है। तो वो उसने कहा ये तो हम फंस गए सारी। तो उसने, वो वापस गया तो उनको पीछे जो लोग आ रहे थे उनको भी कहा यार ये तो आगे ज़रा एहतियात से जाना, फ़ौजें बहुत हैं। तो ऐसे हालात भी पेश आए लोगों को। तो दूसरा, इसार और कुर्बानी का वो जज्बा 1965 वाला हम आगे तक मेंटेन शायद नहीं कर सके। ये भी देखिए, आस्ते आस्ते लोगों उनको, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे लीडर्स नहीं मिले जो अपने आप से बाहर निकल के हमें एक कौम बनाकर आगे की तरफ लेके जाते। वो हम आहंगी नहीं रही 71 वार में जो हम आहंगी 65 वार में थी। फिर भी बहुत ज़्यादा हमीयत होती है, बहादुरी होती है, कौम है, लेकिन आस्ते आस्ते क्योंकि एक परपेचुअल, एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जाती है कौम की, तब जाके कौम बनती है। और उसके मुख्तसर अनासर होते हैं कि कौम को बचपन में घर में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, फिर बड़े होके जब स्कूल में जाते हैं तो उनको क्या पढ़ाया जाता है। अब देखिए, हम कौमी त्यौहार मनाते हैं, बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं पाकिस्तान में। हम एक त्यौहार मनाने वाली कौम शायद बन चुके हैं। और त्यौहार क्या मनाते हैं? छुट्टी करो। हम उस दिन छुट्टी करते हैं। बचपन में हम स्कूल पढ़ते थे, मैट्रिक में जब पढ़ते थे, उन दिनों इकबाल डे, कश्मीर डे, कायदे आज़म की जो वफ़ात का दिन होता था या पैदाइश का दिन होता था, हमें स्कूल बंद नहीं होता था, हम स्कूल जाया करते थे और कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी। और स्कूल में ख़ास एहतमाम होता था कि मुझे याद पड़ता है कि कश्मीर के मुतल्लिक़ हमें 3-4 बाहर से मुकर्रर आते थे जो हमें उसका फंडामेंटल्स बताते थे कि यह कश्मीर का मसला है क्या, ये शुरू कहाँ से हुआ, एक दिन में नहीं शुरू हुआ, पाकिस्तान के बाद नहीं शुरू हुआ, शुरू से हमें वो बताते थे। फिर वो जज्बे जवान रहते हैं, जज्बे नॉलेज के और मोटिवेशन के बग़ैर जवान रहते नहीं हैं। और यही ज़रूरत अब की है कि हम अपने जज्बों को जवान रखने के लिए कोशिशें ऐसी करनी चाहिए कि हम अब भी एक कौम बने, ताकि हम आइंदा भी ऐसी, क्योंकि हमें ज़रूरत है
ऐसे मौक़े हम के ऊपर खुदा न करे फिर भी शायद आएँ उस वक़्त, ताकि हम उसी हम आहंगी से उन मुश्किलों का मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने मेजर जनरल डॉक्टर मसूदुर रहमान कियानी साहब की बातें सुनी। उस वक्त लोगों का जज्बा 6 सितंबर 1965 का जो जज्बा है वो बतदरीज कम हो रहा है। हमें दोबारा फिर उसी जज्बे की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता अगर कभी फिर वही वक्त आए तो हम उसी जज्बे के साथ दोबारा मैदान में उतरें। अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।